दोस्तों 2 दिन पहले जेकेएसएसबी ने लेबॉर्ट्री अटेंडेंट का एग्ज़ाम कंडक्ट किया और एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद मैं आई वाज प्लानिंग कि मैं इस पे एक डिटेल्ड वीडियो लाऊं, लेकिन बिकॉज ऑफ द बिजी स्केड्यूल एंड हेल्थ इश्यूज़ मैं नहीं ला पाया। उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूं। अब क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था टेलीग्राम पे कि मैं इस पेपर को ना सही मैं कंप्यूटर का सेक्शन बीइंग एज अ कंप्यूटर इंजीनियर खुद मैंने कंप्यूटर में आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैंने कंप्यूटर में बीटेक किया हुआ है। आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर और किस तरह से कंप्यूटर को अप्रोच करना चाहिए, कंप्यूटर के पेपर को कैसे सॉल्व करना है कंप्यूटर को। आज मैंने अब क्योंकि मैंने टेलीग्राम पे प्रॉमिस किया था कि मैं कंप्यूटर का सेक्शन आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो अब आज मैं ये कंप्यूटर का सेक्शन जो है वो लेके आया हूँ। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के पेपर्स को मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, स्पेशली लेबॉर्ट्री अटेंडेंट वाला कंपोनेंट। ठीक है, तो अब हम आज की इस वीडियो में इसी कंपोनेंट को जो है वो डिस्कस करेंगे और इसमें क्या क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए आने वाले पेपर्स के लिए। आपके बहुत सारे एग्जाम्स हैं, अभी एसआई का है, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का है, मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स का भी फाइनेंस का है, और इसी तरह से आपके कांस्टेबल वगैरह जितने भी पोस्ट अभी फॉर्म फिल हुए हैं उन सब के अभी एग्जाम्स पेंडिंग है। अब क्योंकि बच्चों ने अप्रोच भी किया, यूट्यूबर्स ने एजुकेटर्स जे के उन्होंने अप्रोच किया जेकेएसएसबी को कि आप थोड़ा सा ये जो पेपर का लेवल बढ़ा रहे हैं, आप थोड़ा सा इस पे इंसाफ कीजिए। लेकिन खैर मुझे लगता है जेकेएसएसबी सुनने के मूड में नहीं है और उन्होंने अब एआई का यूज़ काफ़ी ज़्यादा वो एआई का यूज़ कर रहे हैं। और अब ऐसे में हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हमें खुद क्या करना चाहिए कि जिससे हमारा कंप्यूटर में मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकते हैं या बाकी ओवरऑल पेपर सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बगैर किसी देरी के आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, सबसे पहली बात तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो यार चैनल को एक बार यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप जाएंगे, वहाँ पे हाइप का ऑप्शन मिलेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुँचे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ जो है वो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल द एग्ज़ाम काउंसलर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखो यार, सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक कंप्यूटर लेबॉर्ट्री की बात की जा रही है। क्या हो रहा है कि एक सिस्टम जो है वो बूस्ट हो रहा है नॉर्मली एंड सक्सेसफुली कंपाइल कर रहा है प्रोग्राम। तो बेसिकली ये सिस्टम किसको दर्शा रहा है, ये सिस्टम कर रहा है बात, कंप्यूटर की बात कर रहा है। बोलता है ये बूस्ट हो रहा है नॉर्मली, ठीक है, सक्सेसफुली कंपाइल कर रहा है प्रोग्राम को, बट द प्रोग्राम डज नॉट एग्जीक्यूट एंड एरर मैसेज इज डिस्प्लेड। द मोस्ट लाइकली कॉज इज, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि भाई जो कंपाइल हो रहा है प्रोग्राम, ये किसकी बात कर रहा है। ये बात कर रहा है एक कोड की। कोड क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा सा वेबसाइट पे। देखिए ये एक कोड की एक एग्जांपल है, मतलब ये इस तरह से जो है वो कोड लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए आपकी स्क्रीन्स पे इस तरह से जो है वो कोड को लिखा जाता है। तो कोड क्या होता है बेसिकली, जब भी आप किसी ऐप को डिज़ाइन करते हैं, जब भी प्रोग्रामर किसी ऐप को डिज़ाइन करता है या वेबसाइट को डिज़ाइन करता है, उसको डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले एक स्पेशलाइज्ड एक सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर में इस कोड को बाज़ाब्ता टाइप किया जाता है, इस तरह से जो है वो टाइप किया जाता है। तो टाइप करने के बाद जो है वो ये कोड, इस कोड को फिर वहाँ पे उसी सॉफ्टवेयर में कंपाइल का ऑप्शन होता है, वहाँ पे प्रॉपरली कंपाइल का ऑप्शन दिखता है और फिर वो प्रोग्रामर जो है वो कंपाइल पे क्लिक करता है कि अब आप इस कोड को कंपाइल करो। बेसिकली जिस कोड को आपने लिखा, जिस प्रोग्राम को मैंने लिखा, इसको अब कंपाइल करना है, इसको अब कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने के बाद, ट्रांसलेट क्यों करना है, क्योंकि कंप्यूटर को ये वाली भाषा समझ नहीं आती है। कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज। क्या समझता है, बाइनरी लैंग्वेज। और वो बाइनरी लैंग्वेज कौन सी होती है, 0 1 1 1 0 इस तरह की फॉर्म में होती है।
और ये कोड बेसिकली अब देखो यहाँ पे एक ये सी प्रोग्रामिंग का एक कोड है, एक कोड की एग्जांपल जैसे हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। अब इसके अंदर क्या लिखा है, इसने फंक्शन इसने डिक्लेयर किया है यहाँ पे। अब मैं प्रोग्रामिंग तो नहीं सिखाऊंगा आपको, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊंगा। अब यहाँ पे देखो हेलो को प्रिंट करा है इसने, हेलो की बात की गई है, यहाँ पे हेलो लिखा है। अब इस हेलो को HELLO सिर्फ अगर इतना ही है ना, तो हेलो को कन्वर्ट किया जाएगा 01001 इस तरह से जो है वो, ताकि कंप्यूटर जो है वो समझ पाए। अब प्रोग्रामर तो ये 01 ये बाइनरी लैंग्वेज में तो कोड लिख नहीं सकता है, कंप्यूटर प्रोग्रामर तो इतना भी ज़्यादा कोई वो नहीं हो सकता यार कि वो इस तरह से वो याद रखे और लिख पाए। तो कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करेगा कि वो इस लैंग्वेज में इस तरह से प्रोग्राम लिखता है, डिज़ाइन करता है, उसके बाद उसको कंपाइल करता है। जब वो कंपाइल सक्सेसफुली होता है उसके बाद ही कहीं जाके आपका एक सॉफ्टवेयर प्रॉपरली डिज़ाइन होता है या आपकी वेबसाइट डिज़ाइन होती है। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि जो कंपाइलर होता है वो एक सॉफ्टवेयर ही होता है जो कन्वर्ट करता है हमारे प्रोग्राम को बाइनरी लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर उसको समझ पाए। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहा है कि आपने एक काम क्या किया कि आपका कंप्यूटर सिस्टम अच्छे से चल रहा है और कंपाइल भी कर रहा है प्रोग्राम को। बेसिकली आपका प्रोग्राम भी कंपाइल हो रहा है, लेकिन प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है, कंपाइल होने के बाद एक और स्टेप होता है जिसको हम एग्जीक्यूशन बोलते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूशन बोल रहे हैं मतलब बेसिकली जो रिजल्ट प्रॉपर जो शो करना होता है उसको कंप्यूटर को, वो जो है वो नहीं शो करता है। और ये बोल रहा है कि एक तो प्रोग्राम भी आपका एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है और एरर मैसेज जो है वो भी नहीं डिस्प्ले हो रहा है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? देखो यार, इसका सबसे बड़ा रीज़न यही हो सकता है, मतलब आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम किस तरह से कंपाइल होता है। अब अगर कंपाइल नहीं हो रहा है, ठीक है, कंपाइल भी हो रहा है बट प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, बेसिकली रिजल्ट नहीं दिखा रहा है और कोई भी एरर मैसेज नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि इसका मतलब मोस्ट लाइकली कॉज क्या हुआ, इसका लाइकली कॉज क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, इनसफिशिएंट रैम। सॉरी, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, इनसफिशिएंट रैम। देखो रैम अगर आपकी मतलब फुल नहीं है या अगर रैम आपकी इनकम्प्लीट है, तो रैम ना होने की वजह से जो है वो ये एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं कोई और एग्जांपल लूँ तो जैसे मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आपने माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड में आपने एक प्रोग्राम मतलब एक डॉक्यूमेंट लिखा। डॉक्यूमेंट लिखने के बाद आपने देखा कि भाई डॉक्यूमेंट चल तो रहा है, मतलब डॉक्यूमेंट लेकिन फाइनली जब आप सेव करना चाहते हैं वो सेव नहीं हो रहा है। तो बेसिकली वो सेव ना होने की वजह से आपकी जो है वो समस्या क्या आ रही है, वो समस्या क्या है, वो आपकी इनसफिशिएंट रैम की है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था। अब क्योंकि हाँ, अब ये क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछोगे तो ये क्वेश्चन आपका किस में से पूछा गया, तो भाई ये क्वेश्चन आपका स्टोरेज में से पूछा गया था। स्टोरेज में से पूछा गया था, मतलब जो आपका इनपुट जो आपकी स्टोरेज होती है प्राइमरी सेकेंडरी, उसमें से पूछा गया था। और ये क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। ठीक है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। ये आसानी से, जब तक आपने डीपली कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़ा होगा तब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मॉडरेट कैटेगरी का था। ठीक है, इसको मैं मॉडरेट कैटेगरी का कहूँगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब टैक्टाइल डिस्प्ले आल्सो नोन एज रिफ्रेशेबल बैराइल डिस्प्ले। देखो यार, टैक्टाइल डिस्प्ले क्या होती है? टैक्टाइल डिस्प्ले होती है, सबसे पहले आप इस टर्म को समझो, सबसे पहले आपने इस टैक्टाइल को समझना है। टैक्टाइल का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टैक्टाइल का मतलब होता है टच करना, क्या टच करके फील करना है, टच एंड फील। किसी चीज को क्या करना, टच करके फील करना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके मान लीजिए आप कहीं पे हो और आपके सामने बहुत सारी मतलब कीलें लगी हुई हैं कहीं पे, मतलब इस तरह से खड़ी हैं, किसी लकड़ी के ऊपर कीलें खड़ी हैं और आप उस लकड़ी की तरफ देख नहीं रहे हैं, तो मतलब वो कील जो है वो आप देख नहीं रहे हैं। आपका हाथ अगर उन कीलों पे पड़ेगा तो आपको फील होगा कि ओ यार, ये तो मतलब ये कील है। ठीक है, ये कील है और ये जो है वो मुझे फील हो रहा है। या इसी तरह से मान लीजिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपनी वॉल्स पे अपने घर की
घर की चार दीवारी की वॉल्स पे जो है वो शीशे की बोतल मतलब वो तोड़ के टूटी हुई लगाती हैं। अब मान लीजिए आप वो टूटी हुई मतलब ग्लास के जो टुकड़े होते हैं, अगर उन टुकड़ों पे भी आपका हाथ पड़ता है तो आपको पता चल जाता है। नॉर्मली अगर आप उसको टच करते हो तो आपको पता चल जाता है कि वो अच्छा ये तो शीशे की टूटी हुई शीशे के टुकड़े हैं। तो बेसिकली वो आप फील करते हो। तो टैक्टाइल का मतलब क्या होता है कि टैक्टाइल मतलब टच करना और फील करना। अब टैक्टाइल डिस्प्ले की बात की जा रही है। अब टैक्टाइल डिस्प्ले क्या चीज़ होती है? डिस्प्ले एक ऐसा मतलब डिवाइस होती है, मतलब जिससे हम या तो कुछ देख सकते हैं, जिससे हमें या तो कुछ आउटपुट जो है वो दिखाई देता है, ठीक है, जिससे हम कुछ देख सकते हैं या जिसको हम टच कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पे लेक्चर ले रहा हूँ, तो ये भी एक डिस्प्ले के ज़रिए ही हो रहा है, एक टैब के ज़रिए हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो टैक्टाइल डिस्प्ले, अब टैक्टाइल डिस्प्ले ये एक ऐसा डिस्प्ले है जिसको आप क्या कर रहे हो, टच करके क्या कर रहे हो, आप फील कर रहे हो। तो टच करके फील करने वाले डिस्प्ले को क्या हम बोलेंगे, हम ये एक डिस्प्ले है। अब मैं आपको इसकी इमेज दिखाता हूँ। टैक्टाइल डिस्प्ले इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें क्या है कि ये एक डिस्प्ले है, देखा जाए तो ये एक डिस्प्ले है। उसके बाद इसमें क्या है कि होल्स हैं, यहाँ पे देखो होल्स हैं और इनके ऊपर स्प्रिंग्स हैं। अब जब भी मतलब अब ये बात क्या है, ये कनेक्टेड होती है आपकी कंप्यूटर के साथ। क्या होती है? आपकी कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होती है। ये किन के लिए डिज़ाइन की गई है? बेसिकली ये डिज़ाइन की गई है उन डिजेबल्ड लोगों के लिए जो देख नहीं पाते हैं, बेसिकली जो ब्लाइंड लोग हैं, ब्लाइंड लोगों के लिए, ताकि वो कंप्यूटर जो है वो एक्सेस कर पाएँ, कंप्यूटर चला पाएँ। तो उनके लिए ये टैक्टाइल बेराइल डिस्प्ले जो है वो बनाई गई है। अब वहाँ से बेसिकली ये आपकी डिस्प्ले किसके साथ कनेक्टेड है? आपकी कंप्यूटर के साथ। अब कंप्यूटर पे जब भी आप कोई काम करोगे तो वहाँ से मान लीजिए वहाँ पे आपको दिख रहा है द एग्ज़ाम काउंसलर, ठीक है, मान लीजिए आपकी डिस्प्ले पे दिख रहा है द एग्ज़ाम काउंसलर। अब आपकी डिस्प्ले पे जो है वो द एग्जाम काउंसलर दिख रहा है। तो यहाँ पे इस टैक्टाइल डिस्प्ले पे क्या होगा कि द वाले पिन खड़े होंगे। एक टी वाला पिन खड़ा होगा, ठीक है, उसके बाद एच वाला पिन खड़े होंगे जितने भी होंगे, और ई वाला खड़े होंगे। और उसको दा के ऊपर जब वो ब्लाइंड आदमी जब हाथ अपना फेरेगा तो उसको पता चलेगा कि हाँ भाई दा स्क्रीन पे शो हो रहा है। उसके बाद फिर वो देखेगा कि भाई एग्जाम भी दिखाई दे रहा है डिस्प्ले पे एग्जाम भी शो हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ, मतलब सिर्फ एग्जाम EXAM वाले पिन जो है वो दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो एग्जाम वाले पिन ही खड़े होंगे, बाकी इनसाइड होंगे, इन होल्स के अंदर होंगे बाकी पिन, सिर्फ वो एग्जाम वाले जो है वो पिन खड़े होंगे, ऊपर होंगे, ठीक है। और फिर वो जो बेचारा वो ब्लाइंड आदमी होगा वो उसको फील कर पाएगा और उसको पता चलेगा कि अच्छा ये तो एक एग्ज़ाम काउंसलर का नाम लिखा गया है इस पर, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से ये काम करता है। वी प्रेस, देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए इस तरह से लो कॉस्ट मॉड्यूलर डिवाइस, इस तरह से जो है वो इस पे लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने आपको दिखाया कि भाई ये होल्स होते हैं, होल्स के अंदर होती है डिस्प्ले। अब देखो ये, अब हाथ जब इसके ऊपर फेरेगा तो ये पढ़ेगा कि लो कॉस्ट मॉड्यूलर डिवाइस, ठीक है, इस तरह से फैब्रिकेटेड। फिर ये इसके ऊपर हाथ फेरेगा तो फैब्रिकेटेड इंटायरली इन आवर लैब, इस तरह से। फिर इसके ऊपर अपनी फिंगर्स को फेरेगा, फिर पढ़ेगा यूजिंग ओनली कॉमन पेड, ठीक है, इस तरह से। तो ये इस तरह से जो है वो पढ़ेगा और उसको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि अच्छा ये जो है वो इस पे डिस्प्ले पे ये चीज़ लिखी गई है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा कि टैक्टाइल बेराइल डिस्प्ले क्या होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक प्लस मैकेनिकल डिवाइस होती है जो आपकी क्या होती है, यूजुअली आपकी एक आउटपुट डिवाइस होती है। इसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। तो 72 का जो है वो आपका एक आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस होती है जो मतलब इस तरह से जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो ये कैरेक्टर जो है वो रेज होते हैं थ्रू द होल्स इन ए फ्लैट सरफेस, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा ये बहुत अच्छे से। अब ये कहाँ से पूछा गया है, कौन से क्वेश्चन मतलब टॉपिक से पूछा गया है? भाई ये आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से पूछा गया है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से। तो ये आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की।
अब कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है आपके सॉफ्टवेयर बिटवीन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंटरेक्शन बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के इंटरेक्शन के बारे में पूछ रहा है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब 4 स्टेटमेंट्स आप पढ़िए। सबसे पहले बोल रहा है, पहली स्टेटमेंट बोल रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज हार्डवेयर इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट बिकॉज इट इंटरेक्ट्स विद हार्डवेयर ओनली एंड वाया लैंग्वेजेस। सबसे पहले अगर आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यार, लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? मतलब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जान होती है कंप्यूटर की, जैसे आपकी भी कोई जान होगी ना, वैसे ही इसी तरह से मतलब ये लाइफ होती है। जोक्स अपार्ट, ये एक मतलब इसको कंसिडर किया जाता है लाइफ ऑफ ए कंप्यूटर। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर हो ही नहीं सकता है कि आपका जो है वो कंप्यूटर चले, आप कंप्यूटर चला पाओ। ठीक है, विदाउट मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर आपका चल ही नहीं सकता है। ठीक है, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल क्या है? एग्जांपल, सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, अपने कंप्यूटर में इंटरेक्ट कर पाते हैं। जैसे देखो, आपकी जो लैपटॉप्स हैं, लैपटॉप में MS वर्ड मतलब MS माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जैसे इसी तरह से आपका डॉस बेस्ड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या आपका iOS होता है आपके आईफोन्स में। लाइकवाइज ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं, अगर आप और मैं मोबाइल चला पा रहे हैं, आप फ़ोन में ये वीडियो देख रहे हैं, तो फ़ोन भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम, फ़ोन के अंदर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हम उस फ़ोन को चला पाते हैं। फ़ोन के अंदर जो ऐप्स हैं, उन ऐप्स को हम यूज़ कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को आप ये भी बोल सकते हो कि इट्स अ ब्रिज बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर सिस्टम। तो ये बेसिकली अब उस कंप्यूटर के मतलब ये एक पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर सारी ऐप्स आती हैं। तो अगर ये बाहर वाला ही नहीं होगा तो फिर ऐप्स कैसे काम करोगी, कैसे आप ऐप्स को चला पाओगे? तो कहने का मतलब ये है कि मैं बात कर रहा था मोबाइल की। अब मोबाइल हम चला पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको पता होगा कि उसका नाम जो है वो एंड्रॉयड है। लाइकवाइज आपका iOS है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। उसके अलावा आपका दूसरी जो है वो एग्जांपल है आपकी डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर्स। तो डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? डिवाइस ड्राइवर्स वो ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स का एक सिस्टम होता है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल्ड होते हैं, और जिसकी हेल्प से आप पेरिफेरल डिवाइसेस को आप कनेक्ट कर पाते हो अपने कंप्यूटर के साथ, और आप बातचीत कर पाते हो कंप्यूटर के साथ। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है आपका, मान लीजिए आपका कीबोर्ड है। अब देखिए, कीबोर्ड एक्सटर्नल कीबोर्ड है। मान लीजिए आपका लैपटॉप है, लैपटॉप के साथ आपने कीबोर्ड को कनेक्ट किया, चाहे आपने कीबोर्ड का ड्राइवर लगाया उसके साथ, मतलब जो आपका एक वो छोटा सा पेन ड्राइव की तरह एक छोटा सा वो होता है, या मान लीजिए आपने वायर्ड, अगर आपका कीबोर्ड है तो आपने वायर के साथ लगा लिया। भाई जब तक ना कीबोर्ड का ड्राइवर आपके फ़ोन में आपके लैपटॉप में इंस्टॉल होगा, तब तक कीबोर्ड आपका वो एक्सेस नहीं करेगा। तो अब कीबोर्ड कहाँ से, मतलब ये डिवाइस ड्राइवर कहाँ से इंस्टॉल होते हैं? तो डिवाइस ड्राइवर जिस कंपनी का कीबोर्ड होगा वहीं से इंस्टॉल होगा। जैसे मान लीजिए HP का कीबोर्ड है। ठीक है, हालांकि आज के मैक्सिमम कंप्यूटर्स में ये प्री इंस्टॉल्ड ड्राइवर्स होते हैं, आज हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन स्टिल जो है वो अब अगर कुछ ऐसी डिवाइस मैंने कनेक्ट करनी है जिसका ड्राइवर नहीं है, तो उसका ड्राइवर मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। मान लीजिए इसकी मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि HP का कीबोर्ड है मेरे पास। तो HP का कीबोर्ड को मैं किस तरह से कनेक्ट करूँगा? अब HP का कीबोर्ड के ड्राइवर मान लो मेरी डिवाइस में, मेरे कंप्यूटर में, लैपटॉप में नहीं है, तो सबसे पहले मैं HP की वेबसाइट पे जाऊंगा। अब क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होगी आपकी, या तो मतलब आप जो लैपटॉप है आपका, मान लो मेरा लैपटॉप है डेल का,
लेकिन मेरा जो कीबोर्ड है HP का, तो क्या मुझे डेल की वेबसाइट से उसके ड्राइवर डाउनलोड करने होंगे या HP के? नहीं। तो ये आप क्लियर कर दीजिएगा, ये आप माइंड में कन्फ्यूजन नहीं रखना। यहाँ से जो है वो आपने क्या काम करना है, आपने HP का कीबोर्ड अगर आपने इंस्टॉल करना है तो आपने क्या काम करना है, आपने HP की वेबसाइट पे ही जो है वो जाना है और वहाँ से HP का वो डिवाइस नंबर वगैरह आपने सेलेक्ट करना है और वहाँ से आप ड्राइवर को इंस्टॉल कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो ये एग्जांपल होती है आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर की। उसके बाद जो है वो आपका तीसरी एक एग्जांपल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्या बोलते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं हम उसको। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूटिलिटी बेसिकली हमारे कंप्यूटर को क्लीन करता है, हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है। उसमें सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है, हमारे पास एंटीवायरस है। ठीक है, एंटीवायरस होता है, या डिस्क क्लीनर टूल्स होते हैं हमारे कंप्यूटर में, तो वो हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। उसके बाद एक और होता है जो है वो होता है हमारा फर्मवेयर। ठीक है, तो फर्मवेयर भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट होता है, जो बेसिकली फर्मवेयर को हम क्या बोलते हैं, फर्मवेयर हमारा हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन होता है। और वो फर्मवेयर कहाँ पे एम्बेड होता है, ये हमारे मदरबोर्ड की चिप में एम्बेडेड होता है, जिसके दो रोल्स होते हैं। एक तो इसका रोल ये होता है कि ये जो है वो एक तो रोल इसका ये होता है कि ये हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का काम भी करता है और हार्डवेयर का काम। अब सॉफ्टवेयर का काम कैसे करता है, जैसे इस फर्मवेयर की सबसे बड़ी एग्जांपल है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम आपने पढ़ा होगा। तो बायोस क्या है, मतलब जैसे आपने कंप्यूटर ऑन किया तो ये फर्मवेयर क्या करता है कि ये बोलता है, अब ये फर्मवेयर बोलता है आपके कंप्यूटर को कि आपने क्या काम करना है। तो मतलब अब आज के टाइम पे सबसे मतलब मॉडर्न, आप ये याद रख लीजिएगा, नोट कीजिएगा, अब बायोस की जगह आज जो है वो एक नया UEFI ये न्यू वर्जन है बायोस का, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को बताता है कि किस तरह से काम करना है, क्या करना है। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये एग्जांपल है आपकी जो है वो फर्मवेयर की। तो आई होप सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको समझ आ गया होगा, मोटा मोटा मैंने बताया आपको। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो इसका आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 73 का। तो देखो यार, पहली बात तो ये है कि हार्डवेयर इंडिपेंडेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, हार्डवेयर पे भी डिपेंडेंट होता है, ये पहली क्वेश्चन स्टेटमेंट। और ये सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेजेस से ही कनेक्ट करता है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। उसके बाद फर्मवेयर इज क्लासिफाइड एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिंस इट इज स्टोर्ड इन नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एंड एग्जीक्यूट यूजर लेवल टास्क। बिल्कुल भी गलत, अभी मैंने आपको फर्मवेयर के बारे में एक्सप्लेन किया, ये भी गलत जो है वो आपकी स्टेटमेंट है। और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बाय मैनेजिंग रिसोर्सेज एंड प्रोवाइडिंग हार्डवेयर एक्सट्रैक्शन। तो सबसे एक्यूरेट जो है वो आपकी जो है वो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ये एक इंटरमीडियरी हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में, जैसा मैंने अभी पूरा एक्सप्लेन किया इस चीज़ को बारे में, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ऑप्शन डी पे भी देखते हैं, इंस्टॉलिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन डायरेक्टली मॉडिफाई CPU मोनो आर्किटेक्चर विदाउट इन्वॉल्विंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। तो ये भी जो है वो, ये स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं आपकी जो है वो गलत हो जाती है, ऑप्शन डी भी आपका गलत हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 74 पे जंप करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 74, और 74 क्या बोल रहा है, 74 बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट। अच्छा, ये जो ऊपर वाला ये क्वेश्चन था हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये बेसिकली ये आपके सॉफ्टवेयर का पार्ट था, मतलब ये सॉफ्टवेयर में से ये क्वेश्चन पूछा गया था, सॉफ्टवेयर टॉपिक में से। अब ये बोलता है कि मोस्ट एक्यूरेट, अब यहाँ पे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में यहाँ पे ये कौन सी मोस्ट एक्यूरेट जो है वो स्टेटमेंट है, आप यहाँ पे बताइए, नीचे दी गई स्टेटमेंट में से सबसे एक्यूरेट कौन सी है। अब बहुत ही ध्यान से आपने इस स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसके बाद जो है वो आपने आंसर करना है। अब पहली स्टेटमेंट क्या बता रहा है, पहली स्टेटमेंट बता रहा है कि बोलता है एक कैपेसिटिव टच स्क्रीन जो है वो एक स्ट्रिक्टली एन आउटपुट डिवाइस होती है, बिकॉज ये क्या करती है, डिस्प्ले करती है इमेजेस एंड टच फंक्शनलिटी एंड इज हैंडल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई कैपेसिटिव टच स्क्रीन डिस्प्ले क्या होती है, भाई साहब मेरी बात सुनो ये स्ट्रिक्टली आउटपुट डिवाइस
आप ये जो स्ट्रिक्टली आउटपुट डिवाइस है ना, ये यहाँ पे स्टेटमेंट को गलत कर देती है। क्यों? बाई बैक टू टच स्क्रीन डिस्प्ले। अब टच स्क्रीन डिस्प्ले बोल रहा है ना कि जब मैं अपनी स्क्रीन को टच कर रहा हूं मेरे भाई, जब मैं अपनी स्क्रीन को टच कर रहा हूं तो यहां पे सबसे पहले मेरी स्क्रीन पे होते हैं सेंसर्स। क्या होते हैं? क्या होते हैं? मेरी स्क्रीन पे सेंसर्स होते हैं। वो सेंसर्स सेंस करते हैं मेरे टच को कि मैंने क्या चीज टच की, किस तरह से जो है वो इनपुट लेते हैं। ठीक है, वो इनपुट लेते हैं मेरे टच को, जो मैंने टच किया। मान लीजिए यहाँ पे मैं वापस जाऊंगा, इस एप्लीकेशन को क्लोज करूंगा जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो ये जब मैं इसको क्लोज करूंगा तो ये सारा किसकी वजह से हो रहा है? ये दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द आपका जो है वो सेंसर्स होते हैं। तो गोया कि सेंसर्स ने मेरी इस चीज को फील ले लिया, दैट मीन्स ये एक इनपुट डिवाइस भी है। ठीक है, ज्यादा मैं इस पे ओवर डेप्थ में नहीं जाऊंगा। गोया कि ये इनपुट डिवाइस भी है। आपकी जो कैपेसिटिव टच स्क्रीन डिस्प्ले जो है वो गोया कि आपकी इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। अब रिजल्ट भी दिखा रही है तो इनपुट भी है और आउटपुट भी है। तो यहाँ पे अब अगर आप मुझसे पूछो तो पहली स्टेटमेंट जो है वो यहीं पे जो है वो क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। ठीक है, ऑलराइट, यहाँ पे आपकी पहली स्टेटमेंट को मैं रॉन्ग करार देता हूँ। पहली स्टेटमेंट आपकी गलत है। उसके बाद ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR scanners are purely input devices since they convert physical text into digital form, and cannot provide feedback or output to the user. नीचे की स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं, ऑप्शन सी को देखते हैं। ए कॉमन डिजिटाइजर टेबलेट विद ए स्टाइलस इज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस बिकॉज इट कैन डिटेक्ट प्रेशर मूवमेंट एंड कैन ऑल्सो डिस्प्ले फीडबैक टू द यूजर थ्रू अ कनेक्टेड स्क्रीन। देखो यार, मेजरली अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी में क्या है कि एक डिजिटाइजर पेन टेबलेट। अब आप ये कहोगे कि नहीं, डिजिटाइजर पेन टेबलेट एक ऐसा पेन टेबलेट होता है जो इनपुट और आउटपुट बोथ काम करता है, लेकिन नहीं, मेजरली अगर हम देखते हैं तो मेजरली ये डिजिटाइजर पेन टेबलेट जो है वो डिजिटाइजर टेबलेट, ये विद मतलब स्टाइलस का मतलब है कि पेन, तो पेन के साथ ये जो टेबलेट आता है ये ज़्यादातर हमारा क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये हमारा इनपुट डिवाइस का काम करता है। ठीक है, ये हमारा इनपुट डिवाइस का काम करता है। तो इसे आप, और ये बोल रहा है कि फीडबैक टू द यूजर थ्रू द, और ये प्रेशर को भी डिटेक्ट करता है। भाई ये जो डिटेक्ट प्रेशर है ना, यही यहाँ पे जो है वो स्टेटमेंट को गलत करार देती है। भाई केड़ा प्रेशर लगा रहे हो, क्या प्रेशर लगा रहे हो आप स्क्रीन पे, तो ये भी कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। भाई डिजिटाइजर पेन टेबलेट एक ऐसा टेबलेट होता है जिसके ऊपर आप लिखते हो, वो कनेक्टेड होता है आपके कंप्यूटर के साथ। इस तरह से आपने शायद देखा होगा बचपन में हम क्या करते थे कि अब क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग, क्योंकि मेरी जनरेशन मेरी एज के हैं और कुछ जूनियर्स भी होंगे, कुछ सीनियर्स भी होंगे, तो हमारे टाइम पे क्या होता था कि बचपन में हमारे स्लेट होती थी और स्लेट के ऊपर वो पेंसिल होती थी और उसमें हम क्या करते थे कि उस पर हम मैथ्स वगैरह सॉल्व करते थे। लाइकवाइज अब वो डिजिटल फॉर्मेट में होती है, मतलब एक उसी तरह से वो स्लेट जैसी होती है, वो कनेक्ट होती है आपकी कंप्यूटर के साथ, और उसके साथ एक पेन होता है। उस पेन पे जब आप लिखते हो तो कंप्यूटर पे शो होता है, गोया कि दिस इज एन इनपुट डिवाइस। ठीक है, ये एक इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी भी जो है वो आपका गलत हो जाता है। उसके बाद बेराइल, यहाँ पे देखिए, बेराइल डिस्प्ले आर आउटपुट डिवाइसेस बिकॉज दे अलो इम्पेयर्ड यूजर्स टू सेंस द डिस्प्ले विद हैप्टिक वाइब्रेशंस। तो यहाँ पे अभी हमने बेराइल डिस्प्ले के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि बेराइल डिस्प्ले क्या होती है। तो बेराइल डिस्प्ले, ये स्टेटमेंट जो है वो मोस्ट एक्यूरेट हो जाती है। टैक्टाइल बेराइल डिस्प्ले यहाँ पे जो है वो आपकी ये मोस्ट एक्यूरेट हो जाती है आपकी, और ये हो जाता है इसका आंसर। अब देखो, अब आप मुझे बताओगे कि OCR का भी देखा जाए तो OCR भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है। भाई कंफ्यूजिंग नहीं है, क्योंकि OCR मेजरली अगर हम बात करें तो मेजरली ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, वो प्रिंटर की तरह वो एक ऐसे वो होते हैं, उनके ऊपर आप जब भी आप कुछ डालते हो तो वो क्या करता है कि वो हमारे
मतलब जो भी टेक्स्ट या कोई डॉक्यूमेंट उसके ऊपर हम रखते हैं तो उसको रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, उसको वो रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो OCR जो है वो फिर हमें फीडबैक नहीं देता है। तो वो अब देखो OCR अगर आप देखोगे तो OCR मेजरली OCR कोई भी हमें उस डिवाइस के अपने ऊपर कोई भी इस तरह का आउटपुट नहीं शो करता है, या यहाँ पे फीडबैक हमें नहीं शो करता है। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा एंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उसके बाद 75 पे आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, ये थोड़ा सा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इन्होंने इसको हार्ड बनाने की कोशिश की है, लेकिन इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है। 75 क्वेश्चन नंबर 75 बोल रहा है कि एक स्कूल कंप्यूटर के पास, एक स्कूल कंप्यूटर को 20 आइडेंटिकल कंप्यूटर्स हैं। इस पे ध्यान दीजिए, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। एक स्कूल को 20 आइडेंटिकल कंप्यूटर्स हैं, और 20 आइडेंटिकल कंप्यूटर्स में क्या हुआ कि रिसेंटली सेवरल सिस्टम स्टार्टेड शोइंग सम इशू। बहुत सारे सिस्टम्स ने जो है वो कुछ इशू शो करना स्टार्ट कर दिया। द कंप्यूटर्स पावर ऑन, फैन स्पिन एंड लाइट्स ऑन। कंप्यूटर को जब ऑन किया जा रहा है बट नथिंग अपीयर्स इन द मॉनिटर एंड नो स्टार्टअप साउंड इज मतलब अपीयर्ड। तो बेसिकली जब इन्होंने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन किया लेकिन फैन जो है वो चल रहे हैं, आवाज़ आ रही है कि फैन के मतलब जब आपने देखा होगा कि जब आप लैपटॉप चलाते हो, लैपटॉप में से एक आवाज़ आती है फैन के चलने की, तो और आपकी कंप्यूटर में जो है वो लाइट्स ऑन हो जाती हैं वहाँ पे। तो बट नथिंग जो है वो आपकी जो डिस्प्ले है उसके ऊपर कुछ भी जो है वो नहीं शो होता है, और कोई भी स्टार्टअप साउंड सुनाई नहीं देती है। स्टार्टअप साउंड कौन सी होती है? देखो, जब भी आपका जब आप अपना मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड आप लैपटॉप कोई भी ऑन करते हो तो वहाँ पे आवाज़ आती है, एक साउंड आती है, प्रॉपरली एक साउंड आती है जैसे ही आप उसको ऑन करते हो। द मॉनिटर्स एंड केबल्स, ये बात की जा रही है किसकी? कंप्यूटर की, मॉनिटर्स की बात की जा रही है, नॉट लैपटॉप। तो द मॉनिटर्स एंड केबल्स हैव बीन टेस्टेड, ऑल आर वर्किंग फाइन। मतलब इन्होंने क्या किया कि उन्होंने मॉनिटर्स की जो इनके पास वो डिस्प्ले है कंप्यूटर की, उनको चेक किया, केबल्स को चेक किया, सब जो है वो एवरीथिंग फाइन है। टेक्नीशियन जो है वो स्वैप करता है ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइवर्स ड्राइव from a working into the faulty system, one of the faulty system, but the problem still persists। बेसिकली वो आपका जो उसने मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को भी स्वैप किया लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं बना, तो प्रॉब्लम जो है वो फिर स्टिल। इसकी ये प्रॉब्लम कौन सी हो सकती है? देखो यार, सबसे पहला ऑप्शन इसने यहाँ पे ये ऑप्शन, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज करप्टेड एंड नीड्स टू बी रीइंस्टॉल्ड। अभी इसने ये बताया, अभी आप स्टेटमेंट या लास्ट वाली देखिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम को उसने जो है वो स्वैप किया लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉब्लम स्टिल हुई। दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है वो इसका गलत है। अब इसने सीधा यहाँ पे बोला प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट, तो दैट मीन्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो जाती है। दूसरा, मैं आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट और नीड्स टू बी इंस्टॉल्ड, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रॉब्लम है, इसको हम सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। उसके बाद ऑप्शन बी है आपका, द ग्राफिक्स ड्राइवर इज आउटडेटेड एंड इनकम्पेटिबल विद द मॉनिटर। तो ऑप्शन बी बोल रहा है कि जो है वो देखो, इस तरह की प्रॉब्लम अगर ग्राफिक्स ड्राइवर क्या होता है, मतलब जो आप स्क्रीन पे देख पाते हो इमेजेस वगैरह सब, उसका ड्राइवर जो है वो क्या है? आउटडेटेड है, मतलब वो एक्सपायर्ड है, इनकम्पेटिबल और कंपेटिबल नहीं है मॉनिटर पे। भाई ये प्रॉब्लम अगर होती है तो हमारे कंप्यूटर पे लाइट आती है, ये आपने यहाँ पे मेंशन किया है, इन्होंने मेंशन किया कि भाई लाइट नहीं आती है, लेकिन मसला ये है कि मतलब यहाँ पे देखिए, हाँ, तो ये बता रहा है कि नथिंग अपीयर ऑन द मॉनिटर। जब ये ग्राफिक्स आउटडेटेड होता है उस टाइम पे नो सिग्नल स्क्रीन पे शो करता है, या तो नो सिग्नल या तो फॉगी स्क्रीन दिखती है, तो या तो मतलब बहुत ही बेकार क्वालिटी दिखती है आपकी स्क्रीन की। तो गोया कि ऑप्शन ए और बी दोनों गलत है। ऑप्शन सी पे जाते हैं, ए हार्डवेयर फेलियर इन द कोर इंटरनल कंपोनेंट। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है कि आपका जो हार्डवेयर, खैर इसको अभी हम होल्ड पे रखते हैं, ऑप्शन डी पे दिखते हैं, मॉनिटर रेजोल्यूशन सेटिंग आर अनसपोर्टेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो भाई ये जो ऑप्शन डी है, वार्निंग रेजोल्यूशन है, अगर ऐसा होता तो
तब हमारा कंप्यूटर क्या करता है कि ब्लैक स्क्रीन दिखाता है, या उस टाइम पे देखो मॉनिटर की रेजोल्यूशन अगर सपोर्ट नहीं करता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उस टाइम पे हमारी जो स्टार्टअप साउंड है वो सुनाई देती है। ये अपने आप में ही क्वेश्चन भाई बहुत मॉडरेट टू डिफिकल्ट बनाया गया है। मतलब मॉनिटर, अब जो बच्चा सिंपल आर्ट्स वाला यार वो क्या समझेगा ये चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें यार, ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, वेरी टेक्निकल एंड वेरी डीप क्वेश्चन। अब बोल रहा है कि मॉनिटर रेजोल्यूशन, भाई अगर मॉनिटर रेजोल्यूशन सेटिंग जो है वो अनसपोर्टेड होगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस केस में क्या होता है कि आपकी स्टार्टअप साउंड सुनाई देती है। क्या होता है? स्टार्टअप साउंड आपकी सुनाई देती है उस टाइम पे। तो स्टार्टअप साउंड इस केस में जो है वो सुनाई देती है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका सी गलत है, ए भी गलत है, बी भी गलत है, सॉरी डी गलत है, आपका सी जो है वो मोस्ट एक्यूरेट आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 भाई, सबसे पहले आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, VBA क्या है? विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशन। ये भी एक जो है वो लैंग्वेज है कंप्यूटर की, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर कोड लिखते हैं, प्रोग्राम्स लिखते हैं। अब इन भाई साहब ने पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया था इस भाई साहब को, जिसने ये क्वेश्चन ड्राफ्ट करवाया है AI से। ये तो 100% AI जनरेटेड क्वेश्चन है। तो ये मतलब ये पूरा क्वेश्चन पेपर ही, बल्कि तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यहाँ पे मतलब विजुअल बेसिक्स जो लैंग्वेज है उसका कॉन्सेप्ट इसमें पूछा गया है। आपका डेटाबेस का कॉन्सेप्ट पूछा गया है। डेटाबेस का कॉन्सेप्ट, अगर इसी क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा, बाय गॉड यार कम से कम 40 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट है, ये जो स्टूडेंट के मार्क्स की बात की गई है। ठीक है, उसके अलावा आपका लूपिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है। डू वाइल का हमारे प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है। ठीक है, इफ एल्स का लूप ये यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए लूप यहाँ पे मेंशन है। अब क्योंकि यहाँ पे पूरा कोड जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको हम जो है वो होल्ड पे रखेंगे, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। इसका जो है वो इसका आंसर जो है वो बी है। तो भाई बहुत ही टफ कैटेगरी का ये क्वेश्चन था, इसको हम अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं। उसके बाद है आपका 77, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, मतलब मॉडरेट से थोड़ा सा कम था, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था ये। बोलता है कि अनन्या जो है वो एक रिपोर्ट बना रही है MS वर्ड में। बोलती वो चाहती है कि 1 से लेकर 3 पेजेस पे क्या जो है वो रोमन न्यूमरल्स फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, और दूसरे में से आपके मतलब पेज नंबर की बात की जा रही है। पेज नंबर की बात की जा रही है। वो ये चाहती है कि पहले, दूसरे और तीसरे पेज पे वो चाहती है कि 1 2 3 ना शो हो के फर्स्ट सेकंड रोमन न्यूमरल्स की फॉर्म में इस तरह से जो है वो इस तरह से शो हो। एंड रेस्ट टू स्टार्ट फ्रॉम, उसके बाद 4th पेज से जो है वो चाहती है कि 1 2 3 से स्टार्ट हो। अब वो नहीं जानती है कि किस तरह से जो है वो उसने डिफरेंट पे नंबरिंग। अब जब आप कंप्यूटर सिस्टम में आप नंबरिंग पे जाओगे, नंबरिंग पे जाने के बाद आप वहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करते हो ना नंबरिंग वैल्यू। जब आप सिलेक्ट करते हो तो वहाँ पे आपको इस तरह का ऑप्शन आता है, ये आप सिलेक्ट करते हो सेट नंबरिंग वैल्यू आप सेट करते हो। लेकिन यहाँ पे इस वाले में मैनुअली प्रॉब्लम ये आती है कि ये आपकी नंबरिंग वैल्यू जो है वो आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम में मतलब पूरे आपके MS वर्ड में चली जाती है, पूरे सारे डॉक्यूमेंट्स में, राइट फ्रॉम द पेज 1 टू पेज 3 स्पेशली नहीं आती है। अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? किससे सॉल्व भाई? पेज ब्रेक ऑप्शन से। ये आपको दिख रहा है ना, ये सिग्नल यहाँ से जब आप क्लिक करते हो तो इससे जो है वो इसकी वजह से पेज ब्रेक के ऑप्शन से आप अपने पहले से लेकर 3 तक आप यहाँ पे इस पे क्लिक करते हो यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मतलब पहले तो आप पेज ब्रेक पे क्लिक करते हो, फिर आप यहाँ पे जाते हो, इस पे पेज 1 2 3 में आप रोमन न्यूमरल्स करते हो, और उसके बाद 3 ऑनवर्ड्स आप 1 2 3 करते हो। तो इस तरह से जो है वो आपका नंबरिंग काम करता है, इस तरह से आप नंबरिंग सेलेक्ट कर पाते हो। तो हम जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑप्शन कौन सा इसका आंसर है? आपका ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। पेज ब्रेक का जब आप ऑप्शन आप ऐड करते हो तो इसका जो है वो फिर आप ऐसे कर पाते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम जाते हैं, और ये बताता है कि रिया जो है वो स्मॉल ऑफिस में काम करती है, जहाँ पे सारे कंप्यूटर्स जो है वो कनेक्टेड थ्रू लेन है यूजिंग इथरनेट केबल्स, बट
network is not connected to ISP or the internet. She tries to send her email to her boss using Gmail. Can Ria send the email? देखो यार, बोलता है कि रिया का कंप्यूटर सिस्टम मतलब लोकल एरिया नेटवर्क वाईफाई के साथ कनेक्टेड है, तो वाईफाई के साथ कनेक्टेड है। अब ये बोल रहा है कि यूजिंग इथरनेट केबल्स के ज़रिए से, लेकिन बोलता है कि नेटवर्क कनेक्टेड नहीं है ISP टू द इंटरनेट, तो वो जो है वो ईमेल्स भेजना चाहती है लेकिन वो नहीं भेज पाती है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? तो इसका आंसर जो है वो सबसे पहले बोलता है इंटरनेट का इशू जो है वो, सबसे पहले जीमेल को इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए, उसके बाद ही जो है वो रिया वो कर पाएगी। 79 पे डिस्कस करते हैं। वाइल सेंडिंग एन ईमेल टू विद अ लार्ज आरओ जो है वो नोटिस करता है कि ईमेल क्लाइंट ऑटोमेटिकली अपहोल्ड द फाइल्स एंड शेयर्स इट एज अ लिंक इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली अटैचिंग। तो भाई जब भी हमारे ईमेल्स में आजकल क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम से, बहुत टाइम से, कि हमने अब एक ऐसा सिस्टम लागू किया है जिस सिस्टम के ज़रिए से हम क्या करते हैं कि एक लिंक प्रॉपर शेयर करते हैं काफ़ी बड़ी फाइल्स का, तो वो फाइल जो है वो यूज़र उस लिंक पे क्लिक करने के बाद जो है वो उन फाइल्स को डाउनलोड कर पाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका आंसर होगा क्लाउड स्टोरेज। जैसे आपका गूगल ड्राइव है, आपका गूगल ड्राइव, अगर मैं आपको ये बोलूँगा कि ये PDF आपको मैं मेल नहीं कर पाऊँगा सबको, मैं गूगल ड्राइव पे इस PDF को अपलोड करूँगा और फिर मैं आपको लिंक दे दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप गूगल ड्राइव पे सब लोग अपलोड कर पाओगे, डाउनलोड कर पाओगे। तो ये गूगल ड्राइव होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 80 इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसके सारे के सारे ऑप्शंस गलत हैं, ऑप्शंस पे नहीं जाना। आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 80 को आप समझो। फर्स्ट का कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जिसकी वजह से हम मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे कंप्यूटर में जो ऑलरेडी जो ऑलरेडी आपकी लोडेड होती है कंप्यूटर में, और उसको हमें यूज़र को बार बार मतलब कंप्यूटर को उसको बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती है कि वो उसको एक्सेस करे बार बार। तो कैश मेमोरी एक स्मॉल स्टोरेज लोकेशन इनसाइड CPU होती है फॉर इमीडिएट ऑपरेशन। इसका आ गया डी के साथ। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर होता है नेम्ड मेमोरी लोकेशंस इन द प्रोसेसर। तो ये इसका ऑप्शन बी के साथ ही इसका आंसर आ जाएगा। इंटरप्रेटर और कंपाइलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं इंटरप्रेटर क्या करता है। सबसे पहले कंपाइलर बताता हूं। कंपाइलर का इसके साथ ए के साथ है। कंपाइलर भाई पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है एट वंस, लेकिन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को लाइन बाय लाइन। अब पहले का डी के साथ, दूसरे का बी के साथ, ठीक है, दूसरे का बी के साथ, और थर्ड का किसके साथ? सी के साथ। क्योंकि इंटरप्रेटर का काम क्या होता है? ट्रांसलेट करता है इंस्ट्रक्शन को, एक लाइन को जो है वो ये करता है थर्ड का सी के साथ, और फोर्थ का कंपाइलर का मेरे किसके साथ? ऑप्शन ए के साथ। अब आप मुझे बताओ इनमें से कहाँ पे है ये ऑप्शन? भाई ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे गलत है, ठीक है। इसका आंसर जो है वो इस क्वेश्चन की आपको जो है वो रिप्रेजेंटेशन देनी है। एक क्वेश्चन आपका आंसर इसमें कोई भी मैच नहीं हो रहा है। उसके बाद डिजिटल आर्टिस्ट जो है वो क्रिएट करना चाहता है, बोलता है ब्यूटीफुल ड्राइंग्स अपने कंप्यूटर पे, वो बोलता है कि माउस पे मुश्किल हो जाता है। ये अभी हमने डिजिटाइजर पेन टेबलेट की बात की थी ऊपर, तो ये बेसिकली किसकी बात की जा रही है? ग्राफिक्स टेबलेट की। इसको मैंने बहुत अच्छे से ऊपर एक्सप्लेन किया है, वो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 के बाद क्वेश्चन नंबर 82 पे बात करते हैं। बोलता है कि एक वीडियो एडिटर क्या करता है कि अपने कंप्यूटर में जो है वो क्या करता है कि हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड को इंस्टॉल करता है, लेकिन उसको मतलब स्पीड अप करने के लिए कि वीडियो रेंडरिंग के लिए, लेकिन इंस्टॉलेशन के बाद बोलता है कि कंप्यूटर डिटेक्ट करता है कार्ड फिजिकली, स्टिल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो अपने फीचर्स नहीं यूज़ कर पाता है। तो ये इंस्टॉल करता है एडिशनल कंपोनेंट which allows operating system and the application to communicate properly with hardware। तो भाई बेसिकली ये बता रहा है कि एक कंप्यूटर एडिटर इंस्टॉल करता है हाई एंड ग्राफिक कार्ड को अपने कंप्यूटर में, ताकि वो रेंडर कर पाए जब भी वो वीडियो एडिटिंग कर पाए। वीडियो एडिटिंग करते वक्त वो अपनी वीडियो को देख पाए, वॉच कर पाए, एट द सेम टाइम एडिट भी कर पाए, तो वो वीडियो रेंडरिंग कर पाए। तो इंस्टॉलेशन के बाद बोलता है कि कंप्यूटर जो है वो डिटेक्ट करता है कार्ड को फिजिकली, लेकिन
वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो एडवांस फीचर नहीं यूज़ कर पाता है, लेकिन स्टिल अनटिल इट इंस्टॉल एन एडिशनल कंपोनेंट, ये एडिशनल कंपोनेंट जब तक ना इंस्टॉल करता है तब तक जो है वो ये इसके सॉफ्टवेयर्स जो है वो उसके फीचर्स यूज़ नहीं कर पाता है। तो ये बेसिकली बात की जा रही है कि तब तक ये वो अपने एडिशनल फीचर्स वो यूज़ नहीं कर पाता। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डिवाइस ड्राइवर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ऊपर, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जब तक ना उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल होंगे तब तक वो नहीं कर पाएगा। उसके बाद जो वर्चुअल मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी के बारे में क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 83 में, देखिए बोलता है कि इट अलाउज प्रोग्रामर टू यूज मोर मेमोरी देन अ फिजिकल अवेलेबल रैम। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आपके लैपटॉप में, आपके पीसी में, आपके कंप्यूटर सिस्टम में अगर जितनी रैम है, रैम जो है वो फिजिकल रैम अवेलेबल अगर है वो कम पड़ रही है, तो उसको जो है वो वर्चुअल मेमोरी की तरह, रैम वर्चुअल मेमोरी की तरह आपकी स्टोरेज से उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 84 का है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग मैपिंग बिटवीन फाइल नेम्स एंड देयर फिजिकल स्टोरेज लोकेशन। तो भाई कौन सा कंपोनेंट है जो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? मेंटेनिंग मैपिंग बिटवीन फाइल नेम्स एंड स्टोरेज लोकेशन। तो कौन सा ऐसा कंपोनेंट कंप्यूटर सिस्टम का है? तो भाई ये आपका फाइल सिस्टम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो हमारा इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद है आपका, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट पूछा गया था, ऑपरेटिंग सिस्टम में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऊपर वाला क्वेश्चन आपका स्टोरेज में से, तो बाकी यार ऊपर तो आप देख ही पा रहे होंगे, ये आपका सॉफ्टवेयर में से जो है वो पूछा गया है। ठीक है, देन आपका क्वेश्चन नंबर 85 है, बोलता है कि साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली फॉर नेटवर्क टेस्टिंग, उसको ज़रूरत है स्क्रिप्टिंग एंड एडवांस सिस्टम कस्टमाइजेशन। अब कमांड लाइन टूल्स के साथ वो क्या करता है विद, मतलब उसको ये चीज़ चाहिए। तो बोलता है कि कौन सा सूटेबल मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है इसके लिए। एक ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सारी चीज़ें होने के लिए एक कंप्यूटर से अगर आपको रिसर्चर को चाहिए, तो कौन सा ऐसा जो जिसके अंदर ये सारे फीचर्स हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 85 का आंसर हो जाएगा आपका लिनिक्स में क्या होता है कि इसमें कमांड लाइन इंटरफेस सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली काम करता है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आउटपुट देता है। तो लिनिक्स जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। 86 का आंसर क्या है कि बोलता है कि एक हाउ वेब ब्राउज़र कैसे लोड करता है वेब पेज को, कौन सा जो है वो यूजिंग ए यूआरएल, कौन सी सबसे बड़ी एग्जांपल है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो 86 बोलता है कि ब्राउज़र, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ब्राउज़र रिक्वेस्ट करता है वेब के सर्वर को, वेब सर्वर वहाँ पे वेब मतलब प्रोसेस को लोड करता है, उसके बाद वहाँ पे आउटपुट शो करता है। तो 86 का आंसर क्या जो है वो सी आएगा, सी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, उसके बाद बोलता है कि आरोही एक प्रेजेंटेशन शो कर रही है, उसका लोगो जो है वो अपीयर हो रहा है ऑटोमेटिकली इन द सेम पोजीशन ऑन ऑल करंट पेजेस। वो चाहती है उस लोगो को अपीयर करना सभी अपनी स्लाइड्स में। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा, स्लाइड मास्टर। ठीक है, तो 87। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरह। अब ये जो है वो ये सम इफ का जो है वो 87 का 88 का जो है वो ये यहाँ पे सम इफ का ऑप्शन, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन इसमें जो है वो हमारा सिंटैक्स, ये जो फार्मूला है ये फार्मूले में थोड़ी गड़बड़ है, तो इसलिए ये यहाँ पे फार्मूला हमारा गलत है, और यहाँ पे आंसर इसका क्या है? नो, बिकॉज ऑफ द सिंटैक्स इशू ये काम नहीं करेगा, क्योंकि सिंटैक्स इशू का जो है वो इशू है। अब क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जो है वो समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। 89 का आंसर क्या है? 89 बोल रहा है कि विच फीचर अलोज यूजर टू अप्लाई यूनिफॉर्म फॉन्ट्स लॉजिक डिज़ाइन एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली अक्रॉस ऑल द पेजेस इन ए प्रेजेंटेशन। तो इसका जो है वो कौन से ऐसे फीचर की हेल्प से आप ये कर पाते हो? और 89 का आंसर क्या हो जाएगा? 89 का मास्टर टेम्पलेट सिस्टम। जब आप मास्टर टेम्पलेट सिस्टम में जाते हो तो उसकी हेल्प से जो है वो आप ये सारी चीज़ें एडवांस यूनिफॉर्म रख पाते हो अपनी पीपीटी पे। क्वेश्चन नंबर 90 है, बोलता है कि कौन सा
फीचर जो है वो इनेबल करता है सॉफ्टवेयर टू ऑर्गेनाइज, रिस्टोर, मैनिपुलेट स्ट्रक्चर डाटा इन रोज एंड कॉलम्स फॉर एफिशिएंट एनालिसिस। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक सॉफ्टवेयर कर पाता है जिसका नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो ये चीज़ कर पाता है। तो ये रहा आपका सोल्यूशन आपके कंप्यूटर सिस्टम का। आई नो काफ़ी ज़्यादा डीप, काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है वीडियो, बट आई एम श्योर कि आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई होगी इस वीडियो से। अब आपने, अगर आप चाहते हैं कि किस तरह से जो है वो आपको स्ट्रेटेजी क्या लगानी है, कैसे आपने इसको तैयार करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो मैं आपको ज़रूर इस पे जो है वो वीडियो बना के दूंगा। बाकी यार अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप हमें पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।